अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं आईटीवी बीकॉम पार्ट 1 आईटीवी। और आईटीवी में जो आज हम पढ़ेंगे वो है इन्वायरमेंट, माहौल। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं हमारे सराउंडिंग्स को, जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उन्हें कहा जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है बेसिकली इसकी बड़ी अहमियत है, और किसी भी कामयाब बिजनेस के लिए अगर हमें सबसे पहले जो काम करना होगा, किसी भी कामयाब बिजनेस के लिए जो सबसे पहला काम हमें करना होगा, दैट इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। अगर हम माहौल को समझ लेते हैं कि भाई माहौल क्या है, बिजनेस से पहले लोग कैसे हैं, हर चीज़ अगर हम समझ लें तो हमारे लिए ना सिर्फ काम करना आसान हो जाता है, बिजनेस करना आसान हो जाता है, बल्कि हम बेहतर फैसले करके बेहतर फैसले करके हम जी, तो बिजनेस के लिए, बिजनेस को अगर कामयाब बनाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इन्वायरमेंट को समझना होगा। अगर हम इन्वायरमेंट को समझ जाएंगे तो हम बिजनेस ना सिर्फ बेहतर तक कर पाएंगे, बल्कि हम इसमें ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा जी, अब इन्वायरमेंट कितनी तरह का होता है? पिछली क्लास में क्योंकि हमने बिजनेस इन्वायरमेंट शुरू किया था, तो मैं आपको पढ़ा चुका था कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास सराउंडिंग्स को कहते हैं इन्वायरमेंट, और काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? नंबर वन, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अभी हम एक एक करके डिटेल में क्योंकि पढ़ने वाले हैं, तो इससे मैं फौरन गुजरते हुए आगे चल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको एक एक हेडिंग को, हम एक एक पॉइंट को हम बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट हमारा अगला सवाल थी। इसके अलावा एक अलग तरीका है कैटेगरीज करने का टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की, तो वो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक और तरीका जिसके मुताबिक कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट एंड अनकंट्रोलेबल। इसकी बस एक एक एग्जांपल देकर मैं अगला सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो शुरू करूंगा। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के अंदर का जो माहौल होता है उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसी तरह एक इदारे के जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है। इदारे के अंदर का इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इदारे के बाहर का इन्वायरमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी तरह एक और तरीका है कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट और अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। तो कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट क्या होता है? द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, डेट इज कंट्रोलेबल। मिसाल के तौर पर सैलरीज है, आप बंदे कम कर लो, सैलरीज कम हो जाएंगी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आप मत करो, एडवर्टीजमेंट आप नहीं, खर्चा जीरो भी हो सकता है। अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी। यू कैन नेवर फाइट विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये इसके अंदर बताया गया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप फाइट नहीं कर सकते और उनका आप कुछ भी बिगाड़ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है। इसके बाद एलिमेंट्स इन कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल इन्वायरमेंट और बिजनेस टेंड टू बी इंटरवीन्ड। अच्छा, अब अगला सवाल हमारा शुरू होता है कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट में। अब हम कल्चरल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे पूरी डिटेल के अंदर। आप चाहें तो बस स्क्रीनशॉट ले लें आप। कल्चरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। Sociologists define culture as the acquired knowledge that people use, interpret, experience, and general social behavior. यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हमने एक्वायर कर ली होती हैं अपने बड़ों से, वो तमाम की तमाम चीज़ें वो हमने अपने बड़ों से एक्वायर कर ली हैं, बड़ों से हमने सीख ली हैं। तो दैट थिंग्स आर द पार्ट ऑफ कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है कि हम अपने बड़ों से जो सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर से वो चीज़ें आया हो जाती हैं। ठीक है जी। वट एवर वी लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स, जो कुछ हम अपने सीनियर से सीखते हैं
क्या होता है वो चीज़ें हमारे बिहेवियर से क्या होती है, वो चीज़ें बिहेवियर से हमारे आया हो जाती है, समझ में आता है। अस्सलाम वालेकुम सर वसी। वालेकुम अस्सलाम। सर वसी ये कौन सी क्लास चल रही है? बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स। ओके सर। इसके बाद पार्ट 2 है ना? पार्ट 2 यार वो मैंने ले ली उनके साथ, पार्ट ए वालों के साथ ले ली मैंने, जो अरे मैंने यार पार्ट 2 सर ले उसकी लिए ना। अटेंडेंस नहीं हो पाएंगे। अच्छा तो अटेंडेंस नहीं हो पाई ना? मैं बता दूंगा तुम्हें पार्ट 2 बी वाले कौन थे, अभी क्लास ले लूँ उसके बाद मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे बता दूंगा, कुछ दो चार ही ओके मुझे सर नाम ओके। याद है। अच्छा ठीक है। तो कल्चरल एनवायरनमेंट में बता रहा हूँ कि हमारे बिहेवियर से पता चल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो हमारा बिहेवियर होता है, तो इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले, कराची वाले, पंजाब वाले, कश्मीर वाले, आप इनसे मिलेंगे ना, आपको फील होगा कि यार ये फलां है, ये फलां है, फलां। मतलब लहजा, मिसाल के तौर पर लहजा जो होता है हमारा, अब एक उर्दू स्पीकिंग का लहजा और एक सिंधी स्पीकिंग का लहजा आपको फ़र्क मिलेगा। एक पंजाबी का लहजा, एक पठान का लहजा आपको फ़र्क मिलेगा। एक बलोची का लहजा, एक कश्मीरी का लहजा आपको फ़र्क मिलेगा। आप मुल्क से बाहर निकल जाएँ और बहुत सारे लहजे आपका इंतज़ार करें, ठीक है ना? रहना-सहना, कपड़े देखकर आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है, बट दूर से देखकर आप पठान को पहचान जाते हैं कि पठान है कपड़ों से, उर्दू स्पीकिंग है कपड़ों से। बलोची है, वो इतनी बड़ी शलवार पहना हुए होते हैं बलोची के, वो पूरा ख़ानदान जो है ना उसको काट के पूरे ख़ानदान के कपड़े बन जाए, पता नहीं कितने कई मीटर की शलवार पहनते हैं। बलोचियों से आप कहते तो इस तरह बलोचियों की जो ख़वातीन के कपड़े बिल्कुल अलग होते हैं। इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर कढ़ाई हुई होती है, और सबसे सादे कपड़े हमारी कराची की ख़वातीन पहनती, मैं समझता हूँ सबसे सादे कपड़े जो पहनती ना अभी कराची की ख़वातीन। सिंधी ख़वातीन जो होती हैं वो भी बड़ा काफ़ी कढ़ाई-वढ़ाई वाले पहनती हैं, लेकिन बलोची सबसे ज़्यादा होते हैं, और उनकी कमीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, फ्रॉक टाइप ज़्यादातर होती हैं। ठीक है ना? तो बहरहाल तो ये क्या है, कल्चर इस तरह होता है। आप जिस कल्चर में जा रहे हैं उसी तरह के अगर आपकी कपड़े की दुकान है, तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस इलाके में हम कपड़े बेचने जा रहे हैं, जिस इलाके में हम कपड़े बेचने जा रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के कपड़े पहने जाएँ, राइट? अच्छा जी। This environment composed a population and its composition women as a working towards religion and belief। मज़हब भी हमारा बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मज़हब से ये फैसला होता है, मज़हब से कल कोई क्लास नहीं हुई बेटा, कल कोई क्लास नहीं हुई। कल सिर्फ बारिश एंजॉय की हमने और लाइट भी गई हुई थी। अच्छा, अब होता क्या, मज़हब का भी बड़ा फैक्टर है। अब हिंदुओं के कपड़े और मुसलमानों के कपड़े फ़र्क है, अंग्रेज़ों के कपड़े फ़र्क होता है, चाहे लड़के हों, चाहे वो मर्द हों, चाहे औरतें, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, तो क्या है इसके अलावा होता क्या है कि जब आप किसी एक भी कल्चर को अगर आप समझ लें, पढ़ लें, देन यू कैन टेक बेटर डिसीजंस रिगार्डिंग दैम, कि भाई अगर जो है हम कपड़े बेचते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है ना? किस तरह के कपड़े बेचने हैं, किस प्राइस पर बेच रहे हैं। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कहते हैं कल्चर इज कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एंड फैक्टर्स। शेयर्ड, पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर इन ग्रुप, कंपनीज, फैमिलीज। सबसे पहले कल्चर की खास बात क्या होती है कि लोग क्या होते हैं, वो ग्रुप्स की सूरत में मिलते हैं। बहुत सारे ओकेजन ऐसे आते हैं कि आप मिल जाते हैं, पूरा खानदान एक जगह आप मिलकर बैठे हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर कोई शादी, पूरा खानदान शादी में आया हुआ है, पूरा खानदान। शायद अब नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा होता था। अब तो पूरा खानदान तो नहीं आता, करीबी करीबी खानदान वाले आ जाते हैं। अगर हम अपना खानदान बुलाना चाहें तो पता नहीं क्या होगा, मतलब कैसे बुलाएंगे। एक लकड़ी ग्राउंड में शादी रखनी पड़ेगी नेशनल पार्क में। हाँ, ये कि कम से कम 300, 400, 500, 600, 700 गेस्ट बस, इससे ऊपर। मैं भी इस बात को कायल हूँ, मैंने भी यही सोचा है, कभी भी किसी की शादी हो 400 गेस्ट बुला लो, 400 बहुत ज़्यादा गेस्ट हो, 400 से ऊपर जाना बिल्कुल ही बेकार है। कौन सा आप किसी को 400 बंदों को भी टाइम दे दोगे आप? सब लोग कब आएंगे? 10 बजे आएंगे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे भागेंगे। एक ही घंटे के अंदर 400 लोगों से मिलना यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो लोग मिलते हैं, शादियों पर मिलते हैं, मैयतों पर मिलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप अपने चाहने वालों से, अपने प्यारों से मिलकर ग्रुप्स की जरूरत है। कंपनीज में ऐसा होता है, कंपनीज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एनुअल डिनर, ये क्लोजिंग, ये फला फला फला। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जिस पर आप मिल सकते हैं। अब ये मज़हब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मज़हब किस तरह इन्वॉल्व होगा? रमज़ान में अफ्तार पार्टी होगी, ईद
पर दावतें, बकरीद पर दावतें, मुहर्रम में मजालिस के प्रोग्राम होंगे, रबीउल अव्वल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। इसके अलावा 9 महीनों में इज्तिमात होते रहेंगे, ठीक है ना। हमारे हर एक सेक्शन है जो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं ग्रुप, हर मसलक में आप उठा के कहीं ना कहीं ग्रुप हो रहे होंगे लोग, ठीक है जी। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो रिलीजियस ग्रुप्स के होते हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल ग्रुप्स भी होते हैं। एमकेएम भी वो कर रही है जलसा, पीपल्स पार्टी भी जलसा कर रही है, पीटीआई भी जलसा कर रही है, नून लीग भी जलसा कर रही है, जमात इस्लामी भी जलसा कर रही है, फजलू साहब भी, मतलब कोई भी जिसको जो भी है जिसके पास भी वोट बैंक है और लोग हैं, गैदरिंग है, वो आके बाहर निकाल के खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं जो है ना, ये भी बड़ी मैटर करती है। आपने पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। लर्न बिहेवियर इज नॉट इनबॉर्न, इट इज लर्न। यानी कि होता क्या है कि आपने बिहेवियर को करना, ये सीखना होता है, ये इनबॉर्न नहीं होता, पैदाइशी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, इससे पहले कि अभी वो 6 महीने का हो, आप उसको अंग्रेजों को देते हैं और आप 5 साल बाद जब उस बच्चे को जाके मिलेंगे ना, तो वो अंग्रेजी वो ऐसी बोलेगा फर 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 फर। आप यहाँ का बच्चा आप बैचलर बिठा दें, वो नहीं बोल पाएंगे। आप लोग भी गाँव फाड़वाने में आप उसकी इंग्लिश को बीट नहीं कर सकेंगे उसकी 5 साल की उम्र। क्यों? क्योंकि उसने वो सीखा। पढ़ने में और सीखने में बहुत फर्क होता है। तो ये देखिए, ट्रांसजेनरेशनल भी होता है कुछ। कल्चर मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन एंड देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द कल्चर। अब होता क्या है, उसके साथ साथ हम अपना कल्चर जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट करते हैं। भाई अल्लाह ताला ने फितरतन मुसलमान, हर इंसान को मुसलमान पैदा किया। अंग्रेज भी फितरतन मुसलमान पैदा होता है, हिंदू भी फितरतन मुसलमान पैदा होता है, यहूदी भी फितरतन मुसलमान पैदा होता है, मुसलमान तो होता ही मुसलमान, ठीक है। अब थोड़े बहुत बड़े होते हैं फिर हमें समझाया जाता है कि हमारा ये बिलीफ है, अल्लाह है, रसूल हैं, ठीक है ना, समझतन है, और जो कुछ हमें बताया जाता है सहाबा कराम के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, ये गुजरा है, सब होगा सब। इसी तरह वो ईसाई बताते हैं अपने लोगों के बारे में, हर किसी के बारे में, तो वो हम फिर अपना उनको चेंज करते हैं, अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने मज़हब के बारे में बताते हैं, और फिर वो उन चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। अच्छा, तो अच्छा फिर थोड़ा बहुत चेंज आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि आई डोंट नो कि अभी आप लोगों के ख़ानदान में ऐसा होता है नहीं, आप मुझे बताइएगा चैट में जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। भाई पहले ये होता था, ठीक है ना, पहले ही होता था कि अगर किसी की ख़ानदान में शादी होती थी, पहले ही होता था कि अगर किसी की ख़ानदान में शादी होती थी तो पूरा कुनबा जो है वो आके 15 दिन पहले रहना शुरू कर देता था। मुझे याद है हमारे मामू की शादी में बहुत छोटा, तो हम 15 दिन पहले उनके घर शिफ्ट हो गए। खाना पीना उनके यहाँ, ओ भाई ढोल बज रहा है, नाच रहे हैं, पता नहीं क्या है, कैसा कुछ नहीं है घर में। सारे 15 दिन की छुट्टी स्कूल से, कोचिंग से, हर जगह से हम घर में बैठ गए उनके घर। तो खूब धूम धड़ाका हो रहा। अच्छा हम ही नहीं, सारी की सारी खाला है हमारी, वो पुप्पो, पता नहीं कौन कौन उस घर में जमा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा नहीं होता। मतलब अब जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं रुकने जाए, ऐसा नहीं होता। अभी होता है कि बस शादी, अगर हम किसी करीबी शादी में जाते हैं 10 बजे चले जाते हैं और 12:30 रुक जाएंगे, 1 बजे रुक जाएंगे, 1 बजे मैक्सिमम वापसी घर आते हैं। कोई रुकने रुकाने का कोई चक्कर खत्म हो गया। हमारे घर में 2-3 शादियाँ हुई, कोई भी नहीं रुका। अभी पिछले चंद सालों में 2-3 शादियाँ हुई, कोई भी नहीं रुका। तो ये चेंज आता है। कल्चरल वैल्यूज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कल्चरल वैल्यूज का बहुत इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आता है, हम चाय पिलाते हैं। आप गिलगित जो होते हैं, गिलगित में अगर आप जाए तो वो लोग यखनी पिलाते हैं, सूप पिलाते हैं। उसका एक उनके कल्चर है, और बाकायदा कोई दिन होता है जिसके वो हर नुक्कड़ पे उनके यहाँ सूप बन रहा होता है, वो सूप हर किसी को पिलाया जाए। इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, इंस्टीट्यूशंस का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है कल्चर पे। इसके अंदर 3 ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। ब्रैकेट में सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हैं। ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है, रिलीजन लिखा हुआ है, मजहब, जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
मजहब अगर मुसलमानों का होगा, खर्चा कब होगा? रमज़ान में, बकरीद पे, मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, रजब में, अगर क्रिश्चियन होंगे ईस्टर पर, क्रिसमस पर, और एक दो और त्यौहार होते हैं उनके, उस पर खर्चा होगा। हिंदू हैं शिवरात्रि, राखी, पता नहीं क्या क्या दसियों उनके भी होते हैं, दशहरा मसेरा जो भी होता है उनका, वो सब उस पर खर्चा। यहूदी है तो उनका अपने अलग खर्चे, प्राइमरी फैमिली। फिर हमारे अच्छा, आप पहले से कल्चरल चेंज क्या आ रहा है? आपने वो सुना होगा ब्राइडल शावर। ब्राइडल शावर यानी कि शादी से पहले ही वो एक नया आ गया कि ब्राइडल शावर भी होगा। लेकिन अच्छा, इसी तरह वो बर्थडे की ट्रीट होने लगी, बर्थडे पार्टीज बहुत ज़्यादा होने लगी, ठीक है। और कोई भी जॉब लगती है, ट्रीट, फला हो गया, ट्रीट ट्रीट ट्रीट, हर चीज़ का ट्रीट, नया दांत निकला है, ट्रीट दे दो। ऐसी अजीब अजीब हरकतें हो रही है, मतलब चेंज आ रहा है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की नए से नए तरीके हम लोग ईजाद कर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके अगर हम पैसे कमाने के नए नए तरीके जो ईजाद हो रहे हैं उन पर भी अगर हम साथ साथ तवज्जो दें तो ऐसे दौड़ बहुत तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इज टू मच राइट नाउ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। इस हवाले से भी हमें चाहिए कि हम जो दें, ठीक है जी। फैमिली ग्रुप्स क्या, कल्चर इज सो सेंसिटिव, कल्चर इज सेंसिटिव टू रीड्स। कल्चर जो है उसमें लिसानियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसका बहुत ज़्यादा आपको रोल प्ले करना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जो है वो पड़ता है, क्योंकि लिसानियत बड़ा असर रख दिया है। उर्दू स्पीकिंग है, उनका कल्चर थोड़ा अलग है, मतलब वो लैंग्वेज बलोची, सिंधी, पंजाबी, अभी आपको पता है लैंग्वेज। कलर, कलर का हमारे नहीं, क्योंकि हमारे तो मल्टी कलर हर जगह। आप महाजिर देखें, काले, ब्राउन, बादामी, गोरे, हर कलर का आपको महाजिर मिलेगा, हर कलर का सिंधी, हर कलर का बलोची। पठान भी काले पठान आने लगे नए मार्केट में, चाइना के पठान आने लगे, काले भी पठान। पहले तो पठान सिर्फ गोरे मैंने देखे थे, अब मैं देखता हूँ कि काले पठान भी मुझे नजर आते हैं, जो मुसलसल कराची में रह रहे हैं वो काले पठान भी हो गए। अच्छा, तो हमारे तो मल्टी कलर है, गोला गंडा बना हुआ पूरा, हर किसी हर कलर का बंदा आपको मिल जाएगा। तो हमारे कलर पे कोई मसला नहीं, गोरे और काले का कोई चक्कर नहीं है, सिवाय इसके कि वो रिश्तों में देखते हैं कि गोरी होनी चाहिए लड़की। अच्छा, लेकिन अब अमेरिका में आ जाए, अमेरिका में दो तरह के शदीद गोरे और शदीद काले होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पर कलर का भी होता है, अब गोरे जो है वो कालों को पसंद नहीं करते, काले गोरों को नहीं पसंद करते, जबकि अब ऐसा ऐसा कालों को भी पसंद किया जा रहा है, ऐसी बात है। तो कुछ तबका है गोरों का जो कालों को पसंद करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी हमने देखा कि पुलिस वाले ने काले को मारा तो कालों ने पूरे सुपर पावर जो दुनिया का है अमेरिका, उसकी बैंड बजा दी, ठीक है ना। और अब इंटर मैरिजेस भी होने लगी हैं, बहुत सारी गोरी लड़कियां जो है वो चाहती हैं कि उनकी शादी मतलब काले लड़कों से ही हो। खैर, तो ये चेंज आ गया वक्त के साथ साथ, देखिए, यानी कि अब कलर को जो इम्पैक्ट है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं, वो लड़का है काला और लड़की गोरी है और फिर भी शादी हो रही है। नहीं तो लड़कियां पहले पसंद ही नहीं करती थी काले लड़के, और उन्हें मतलब कलर का जो सिलसिला था ना खत्म हो चुका है। वैसे तो अब तो ये भी है वो 4-6 इंजेक्शन लगो, रंग का कोई मसला ही नहीं था। कलर भारत अमेरिका में स्टिल रंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और अब कालों को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लगी है, नहीं तो पहले तो कालों को इज्जत ही नहीं मिलती थी। रिलीजन हो गया, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसका भी हमारे कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है। घोड़सवारी बंद हो गई, क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल आ गई, गाड़ी आ गई। जब इतनी बेहतरीन किस्म की गाड़ी मौजूद है तो बताएं कौन गधा होगा जो चाहेगा कि वो ऊँट पर जाए? मतलब मुझे यहाँ से अगर कुरंगी जाना है तो मैं ऊँट पर, वो धमाधम धमाधम धमाधम, मैं ऐसे मुझे हिला हिलू के ऐसी जैसी करके मेरी हड्डी पसली करके मुझे वहाँ पर छोड़ेगा कुरंगी। मतलब एक, अब ये सोचिए कि मैं आपको पता है जब मदीने में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ही जलील क़द्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बहुत उनका रुतबा है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हुज़ूर के विसाल के बाद उन्हें एक बार सज़ा दी गई, और उनको सज़ा पता है क्या दी गई थी? ऊँट पर एक सख्त सा तख्ता लगाकर उसको बिठाकर और उनको रेगिस्तान में बोला कि इनको छोड़ दो और ये शाम तक इनको जाना पड़ेगा ऐसे ही। तो और मतलब लोगों को ये था कि मर जाएँगे वहाँ जाने से पहले, तो नाउज़ुबिल्लाह। इतनी सख्त सख्त सज़ाएँ उनको दी गई। बहरहाल लेकिन ही वाज़ वन ऑफ द ग्रेट सहाबी जो कि हुज़ूर के साथ उन्होंने जंगें लड़ी। बहुत ही बहादुर थे। अच्छा, so culture is sensitive to race, language, color, religion, industrial and technological developments and advancements. It has the following classifications.
families play groups, friends groups, religious groups, political groups। यानी कि एक ही बंदा कितने कितने मुख्तलिफ लोगों से अटैच होता है। नंबर वन, सबसे पहले आप अटैच होते हैं अपनी फैमिली से, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, शौहर, ठीक है ना, सब एक ग्रुप है फैमिली। फिर आ जाए प्ले ग्रुप, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रेसलिंग खेलते हैं, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, व्हाटसोएवर, इफ यू आर अटैच विद एनी प्ले ग्रुप आपका होगा। देन यू मस्ट हैव फ्रेंड्स। दोस्त होते हैं, स्कूल के बनते हैं, कॉलेज के बनते हैं, यूनिवर्सिटी के बनते हैं, काम जॉब जहाँ जहाँ आप करते हैं वहाँ पे आपके दोस्त बनते हैं, एक ग्रुप बन जाता है। फिर रिलीजियस ग्रुप होता है, आप नमाज पढ़ने जाते हैं, कहीं और किसी रिलीजियस प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पर लोग होते हैं, आप सब एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं, दोस्ती होती है, ये रिलीजियस ग्रुप आपके बन के। पॉलिटिकल ग्रुप, आप एक खास सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो जमात आपको पसंद है, आप उसके जलसों में जाते हैं, आप उसकी मीटिंग में जाते हैं, और लोग भी उस मीटिंग में आते हैं, देन इट बिकम्स अ ग्रुप, ठीक है। So all throwing great impact on business and marketing, our business policy marker, our business policy maker must take into view the above cultural divisions. For example, study of family as a cultural group will help the policy maker to understand the following. अगर आप किसी फैमिली को स्टडी करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, ये समझाया गया कि who influences the decision to buy। सबसे पहला आपको जो जवाब मिलेगा वो ये मिलेगा कि भाई कौन इसमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना, कौन इसमें इन्फ्लुएंस करता है कि डिसीजन जो भाई कौन करता है, कौन है, अम्मी है, अब्बू है, मोहन अम्मी अब्बू होते हैं, बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन हो सकती है, जो फैसला करते हैं कि भाई किसका इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है जी। जी इस पे लिखा है, आप गौर से पढ़ें, इसमें लिखा हुआ शुगर फ्री है। अच्छा, तो हु इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू बाय, ये हो गया। हु मेक्स द डिसीजन टू बाय, हु मेक्स द डिसीजन टू बाय के मतलब कौन फैसला करता है, मतलब अगर मियाँ फैसला कर रहा है तो उसको बीवी प्रोवोक करे कि हाँ भाई आप ये फैसला करें, या अम्मी प्रोवोक कर रही होती है, या बाबू प्रोवोक कर रहे होते हैं, अगर कोई बंदा फैसला कर रहा है। वो मेक परचेज करता कौन है, छोटे भाई को भेजते हैं, बड़े भाई को भेजते हैं, अम्मी जा रही, कौन जाकर उसको बेसिकली खरीदता है, वो यूजर्स इस्तेमाल कौन करता है। इन चीज़ों के आंसर भी बहुत ज़रूरी है, हमें वन बाय वन जो है हमें एक एक करके सबको सेटिस्फाई करना होता है, मुतमईन करना होता है। The knowledge and analysis of the above will guide the company to whom advertising and other promotion techniques should be directed. The advertising and other promotion techniques should be directed. The knowledge and analysis of the above will guide the company to whom the advertising and other promotional techniques should be directed. यानी कि सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आप एडवर्टीजमेंट कैसे बनाना है, किसको अट्रैक्ट करना है, कौन एडवर्टीजमेंट देखकर आपकी सेल में इजाफे का बाइस बन सकता है, ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। Social environment explains where consumers buy or where they decide to buy. Where consumers buy or where they decide to buy. भाई सोशल एनवायरनमेंट क्या करेगा, ये आपको कंफर्म कर देगा कि भाई कंज्यूमर कहाँ से बाय करेगा और कहाँ वो फैसला करता है कि मुझे खरीदना है, ठीक है जी। घर से खरीदता है, ऑफिस से खरीदता है, बस में जाते हुए खरीदता है, किसी मार्केट से खरीदता है, किसी दुकान से खरीदता है, किसी ठेले से खरीदता है। When consumer buy, कंज्यूमर कब खरीदता है, कौन से दिन होंगे, कौन से हालात होंगे, मिसाल के तौर पर ईद में खरीदेगा, रमजान में खरीदेगा, सर्दी में खरीदेगा, गर्मी में खरीदेगा, क्रिसमस में खरीदेगा। This is something another thing important. Okay. What occasions they buy on? मतलब कोई पार्टी होगी तो खरीदेगा, कोई शादी होगी तो खरीदेगा, कोई बर्थडे होगी तो खरीदेगा, किसी की प्रमोशन होगी, कहीं पर कोई बीमार है तो खरीदेगा। मतलब किन हालात में वो खरीदारी करेगा। नेक्स्ट, हाउ कंज्यूमर, कैश में खरीदेगा, क्रेडिट में खरीदेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो कर या तो कैश में खरीद रहा है या क्रेडिट में खरीद रहा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है।
ऐसा ना हो कि वो कैश में खरीद रहा हो, क्रेडिट में खरीद रहा हो, क्रेडिट लेकर वो भाग जाए, आपको जो पैसे खर्च हो आपके, वो आपको पैसे ना मिले। ठीक है जी? तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, एंड यू नीड टू कंसिडर दिस कि भाई जो सामने वाला बंदा है वो किस हालात में खरीदेगा, और ऐसा तो नहीं है कि वो उधार पे खरीदेगा और उधार पे वो ज़्यादा खरीद के भाग लेगा, और हम जब चाहेंगे कि उससे हमें पैसे मिल जाए तो हमें उससे पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो ये वी नीड टू कंसिडर दिस। Who buys? Who influences the decision to buy? Who decides to buy? Who makes the purchase? यार यहाँ पर ये जो सवाल था वो खत्म हो गया, अब हम नए सवाल की जाने पड़ रहे हैं। The next is technological impact. You know, इस जो दौर चल रहा है, इस दौर को कहा जाता है कि this is the era of modern technology. This is the era of modern technology. ये जदीद दौर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जदीद दौर है किसका? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप कोई भी काम आप बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं कर सकते। आप जो है कोई भी काम अगर आप चाहें वो बगैर टेक्नोलॉजी को, आप कोई भी काम बगैर टेक्नोलॉजी के मुमकिन नहीं। ठीक है जी? अच्छा, तो ग्रोवर स्टार्लिंग ने डिफाइन किया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट as all those activities by which technical knowledge is translated into physical reality and becomes widely used enough to have substantial effect on the society. देखें आज जितनी सोसाइटी डेवलप है, शुरू से सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं। जितनी सोसाइटी आज डेवलप है, शुरू से ही सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं। पहले स्लोली जो है इसमें इजाफा हुआ, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इसमें चेंज आता रहा और तरक्की होती गई। Grover Starling defines technology development as all those activities by which technology development। अब मैं आपको बता दूं उसके स्टेज, इसमें पूरा ये नहीं लिखना है, सारा इसमें डिलीट हो जाएगा। अब लिखना कहाँ से? स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी से लिखना है, ये हेडिंग है स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ से बेसिकली आपने लिखना शुरू कर। The starting point of technology was handicraft, when all goods except natural and agricultural were handmade in 1690। 1690 सन 1660। 1660 से पहले ये था कि हर चीज़ हाथ से बनाई जाती। इंसान को कपड़े बनाने हैं अपने हाथों से बनाएगा, कोई और चीज़ बनानी है अपने हाथों से बनाएगा। Whatever the man produced was by hand। फिर क्या हुआ? वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान को इस बात का एहसास हो रहा है कि अब जो अपकमिंग डिमांड है, जो वक्त के साथ साथ डिमांड बढ़ती जा रही है,
उसे अपने इन हाथों से पूरा नहीं किया जा सकता। तो फिर इंसान ने क्या किया? इंसान ने बोला नहीं भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने मशीन बनाई और 1690 में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है जिसके बहुत सारे स्टेजेस थे। तो मशीन इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई, नई से नई मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई। और जब नई से नई मशीन इंट्रोड्यूस्ड होना शुरू हुई तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। पहले इंसान अपने इलाके वालों के लिए तो प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रोडक्शन लेवल और बढ़ गया, प्रोडक्शन लेवल और बढ़ जाने की वजह से ये हुआ कि अब पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में वो सामान बिकने लगा। और सनती इनकलाब इसको कहते हैं। 1690 में जो सनती इनकलाब आया, उसकी वजह से हुआ ये कि बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें बनी और नई नई कंपनीज के नाम, ऐसे नाम उस वक्त आए कि जो आज भी एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्रीज का। मिसाल के तौर पर P&G है और यूनिलीवर है। दे आर द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टिल दे आर वर्किंग टू मच। ठीक है जी, और इनका आज भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा किरदार है। तो हाथ के बाद मशीन की बारी आई, मशीन के बाद मास प्रोडक्शन शुरू हो गई, बहुत बड़े पैमाने पर काम बनने लगा। और फिर उसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन्स आ रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स क्या होती है? जो एटीएम मशीन होती है, अब आप उसमें डालें कार्ड और जो है वो अमाउंट डालें तो वो अमाउंट बाहर आ जाएगा, जो आपकी मर्जी। तो आपकी बात वो मानता है और जैसा आप चाहते हैं वो वैसा आप उससे निकाल सकते हैं। तो ये दिस व्हाट समथिंग डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर क्या हो गया? साइबर नेशन आ गया। साइबर नेशन ये आ गया कि अब जो है ना, आप कहीं पर भी अवेलेबल हो। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज। दुनिया क्या बन गई? दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी होने के बावजूद आप कहीं पर भी सामान भेज सकते हैं और एक दूसरे को कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया कि अब मिसाल के तौर पर आप विंडोज़ इंस्टॉल करनी है किसी की भी, तो मैं कराची से बैठा हुआ इस्लामाबाद और अमेरिका तक मैं विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता हूँ। दिस इज साइबर नेचर। कि फिजिकली आपका वहाँ मौजूद होना भी अब ज़रूरी नहीं। तो द टेक्नोलॉजी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये हम देख रहे हैं। तो ये बस आज यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, नहीं तो बस आज की क्लास में ख़त्म करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़।